हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है आरबीआई अप्रोच ऑफ M1, M2, M3 और M4। यहां पे मैंने एक बहुत बढ़िया सी फोटो भी देके रखी है कि आरबीआई का जो M1, M2, M3, M4 अप्रोच है क्या। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग M1 अप्रोच बहुत नैरो है, करेंसी जो भी जनता के पास है वो और डिमांड डिपॉजिट होता है M1 में। M2 के अंदर M1 के साथ पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स होते हैं। फिर M3 के अंदर देखा जाए तो M1 तो होता ही है प्लस टाइम डिपॉजिट होता है, तो ये ब्रॉड कंसेप्ट हो जाता है। और M4 के अंदर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस का टोटल पैसा, तो वो सब मिला के ये तीन अप्रोच, ये टोटल 4 अप्रोच जो है वो बनते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि अप्रोच है क्या। तो ये अप्रोच के वजह से ये पता चलता है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जो पैसों का सप्लाई है वो कितना है, कि मनी का सप्लाई डिसाइड होता है आरबीआई का इन 4 अप्रोच के बेसिस पे। यानी आरबीआई अगर कोई भी तरह की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना चाहती है, कंट्री में कोई भी पॉलिसी बनाना चाहती है, तो वो ये 4 अप्रोच का यूज करके पता लगाती है कि पहले मार्केट में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कितना है, पैसों का फ्लो कितना है, वो आरबीआई पता लगाती है इन अप्रोच का यूज करके। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो बहुत सारी मनी सप्लाई की डेफिनेशंस जो है वो देके रखी है, और इसके बेसिस पे हम लोग ये कहेंगे कि सिर्फ मनी सप्लाई ना एक एस्टिमेशन है, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। और आरबीआई ने अप्रैल 1977 से ये 4 कंसेप्ट को एडॉप्ट किया है। याद रखना, अप्रैल 1977 से आरबीआई ने M1, M2, M3, M4 अप्रोच को एक्सेप्ट किया है। किसके लिए? ये पता लगाने के लिए कि कंट्री में पैसों का सप्लाई कितना है, और एनालिसिस करने के लिए कि टोटल क्वांटिटी क्या है और कितना वेरिएशन आ सकता है आगे चल के। ठीक है, तो उसके लिए M1, M2, M3, M4 अप्रोच का यूज किया जाता है। अब मैं आपको पूरा कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं, आप सब लोग यहां पे फोकस करना, ध्यान देना। सबसे पहले जो मनी सप्लाई है वो 4 चीजों के बेसिस पे डिपेंड करता है। एक है M1। M1 क्या बताता है? बेसिकली M1 को ना नैरो कंसेप्ट कहा जाता है। M1 के अंदर हमको पता चलता है करेंसी के बारे में, मतलब C हो गया, मतलब उसमें कौन से बेसिस पे पता चलता है मनी सप्लाई है कितना। तो देखा जाता है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। इस तरह से ये 3 चीज कंसीडर की जाती है M1 के अंदर। M2 में क्या होता है? तो M1 में जितनी चीजें वो तो है ही, साथ साथ में जो सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के पास वो भी कंसीडर होता है। M3 में क्या कंसीडर होता है? तो M1 तो है ही, साथ साथ में टाइम डिपॉजिट जो बैंक के पास है, जिसको हम एफडी कह सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कह सकते हैं, वो भी कंसीडर होता है। और M4 में क्या चीजें होती है? तो M3 में जितनी भी चीजें है, मतलब M1 भी आ गया, टाइम डिपॉजिट भी आ गया, और साथ साथ में पोस्ट ऑफिस का सारा डिपॉजिट इसमें आ जाता है, सिवाय एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें इन्वॉल्व होते नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये 4 चीजें इन्वॉल्व होती है, और इस पूरे वीडियो में मैं इन 4 चीजों को ही अच्छे से समझाने वाला हूं। तो अगर आप लोग इन 4 कंसेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हो तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो बीकॉम सेम 3 की बैच थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे बच्चों ने हमारी बैच को ज्वाइन किया। अब नेक्स्ट सेम में भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, और उसकी भी प्राइस हम लोग कुछ टाइम में आपको बता देंगे। बट आप लोग हमारी बैच में जुड़ने से आपका यह फायदा है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आपका सारे सब्जेक्ट, यहां पे 4 सब्जेक्ट दिए, 2 और सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आपका पूरा कोर्स यानी पूरा सेम बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। आगे बात करें तो यहां पे टोटल 4 अप्रोच है, उसमें से आरबीआई की जो पहली अप्रोच है M1 अप्रोच, उसके बारे में मैं बताता हूं। M1 अप्रोच को ना नैरो मनी कहा जाता है, नैरो अप्रोच है ये थोड़ी, बिकॉज M1 में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें होते हैं कॉइन्स, इसमें होते हैं करेंसी नोट्स, इसमें करंट डिपॉजिट्स है, करंट डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। अब शुरुआत करें, सबसे पहले है करेंसी। तो करेंसी में जो भी पैसा सर्कुलेशन में है, जो भी पैसा पूरे कंट्री में सर्कुलेट हो रहा है, जो भी कॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं, छोटे कॉइन्स, बड़े कॉइन्स, सारे कॉइन्स का इकट्ठा करके जो भी नोट सर्कुलर हो रही है, वो सारी चीजें इसमें कंसीडर होती है। बट कैश विथ बैंक इज नॉट इंक्लूडेड। इसके अंदर जो पैसा बैंक के पास है, जो कैश बैंक के पास है, वो इंक्लूड होता नहीं है।
दिस बिकॉज दिस मनी डज नॉट ऑपरेट एज करेंसी, बिकॉज जो बैंक के पास जो कैश पड़ा है उसको करेंसी की तरह ऑपरेट नहीं करते, इसलिए बैंक वाला कैश इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट बात करें करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिसको डीडी कहेंगे। क्या है इसके अंदर? तो जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है उसके अंदर पीपल जो है वो चेक इश्यू कर सकते हैं उसके सामने। से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ने अपना पैसा बैंक में रखा है तो वो कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बैंक के पास आपका पैसा पड़ा है वो आप जब चाहो तब बैंक से ले सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। यानी आपने डिपॉजिट किया, आप जब डिमांड करोगे तब आपको वो पैसा मिल जाएगा, इसलिए ऐसा कहेंगे कि उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर उसको इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक है बैंक के अंदर, पब्लिक का जो पैसा है वो कंसीडर होता है। इंटरबैंक डिपॉजिट जो होता है वो भी, जो मतलब इंटरबैंक डिपॉजिट समझते हो आप लोग कि एक बैंक दूसरी बैंक को जब लोन देती है तो उसको बोला जाता है इंटरबैंक डिपॉजिट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एसबीआई है, उसको पैसों की जरूरत पड़ी और उसने पैसा बीओबी से लिया, तो उनके पास जो कैश की हेराफेरी हो रही है, जो कैश आ रहा है जा रहा है, वो कैश कंसीडर नहीं किया जाता, वो पैसा, वो डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाता किसके अंदर? M1 अप्रोच के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट बात करें अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। कौन से अदर डिपॉजिट्स है? तो उसके अंदर टोटल 3 अलग अलग तरह के डिपॉजिट है। सबसे पहला है डिपॉजिट ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज, अगर मान लो यूटीआई है, आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, नाबार्ड है, इन सबके जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, ये सारे इंक्लूड होते हैं। फिर जो भी डिमांड डिपॉजिट फॉरेन सेंट्रल बैंक के पास है या फॉरेन गवर्नमेंट के पास है वो भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और जो भी डिपॉजिट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास है वो भी इसमें कंसीडर किया जाता है कि उन लोगों ने जो भी डिपॉजिट हमारी कंट्री में, हमारी गवर्नमेंट के पास या बैंक के अंदर जो पैसा रखा है, ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है किसके अंदर? M1 अप्रोच के अंदर। बोलो क्लियर हुआ? मतलब हम M1 अप्रोच में पढ़ क्या रहे हैं? M1 अप्रोच में सिंपली ये दिया है कि कौन सी चीजें कंसीडर होती है पैसे के सप्लाई गिनने में। मतलब जब आरबीआई कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है तो इन अप्रोच का यूज करती है, जिसके बेस पे उसको ये पता चलता है कि कंट्री में पैसों का सप्लाई है कितना। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 2 जो है M2। अच्छा, M2 अप्रोच जो है ना वो थोड़ा ब्रॉडर है मनी सप्लाई का अप्रोच M1 से। क्यों? क्योंकि इसमें M2 में M1 तो आता ही है, साथ साथ में जो सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के पास वो भी इसमें कंसीडर किए जाते हैं। M1 में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो 3 चीज थी वही थी, बट इसमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट भी कंसीडर होते हैं। द रीजन व्हाई मनी सप्लाई M2 हैज बीन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम M1 इज दैट, यानी कि M2 M1 से अलग क्यों है? एक सिंपल चीज समझाता हूं। जो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं ना वो इतने ज्यादा लिक्विड नहीं होते। लिक्विड मतलब कि जल्दी हम पैसा ले सके ऐसे नहीं होते। जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो ज्यादा लिक्विड होते हैं। क्यों डिमांड डिपॉजिट ज्यादा लिक्विड है, सेविंग डिपॉजिट इतने लिक्विड नहीं है? बिकॉज एज दे आर नॉट चेकेबल अकाउंट्स, मतलब कि हम पोस्ट ऑफिस से तुरंत चेक के थ्रू पैसा नहीं ले सकते, उसमें टाइम लगता है। जबकि डिमांड डिपॉजिट बैंक में होता है तो बैंक से तो हम लोग तुरंत पैसा निकाल सकते हैं, चेक दो पैसा ले लो तुरंत। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों में फर्क इतना ही है कि सेविंग अकाउंट जो है वो इतना लिक्विड नहीं होता डिमांड डिपॉजिट के जितना। क्लियर? हाउएवर सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस आर मोर लिक्विड देन टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के अंदर वो ज्यादा लिक्विड है टाइम डिपॉजिट से। आपको पता ही है टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट यानी होता है, हम लोग उसको कहते हैं एफडी। यानी एफडी आप लॉन्ग पीरियड तक करवाते हो बैंक के अंदर, मतलब आप जल्दी तुड़वाओगे नहीं एफडी को, मतलब दिक्कत होती है एफडी को तुड़वाने में। बट अगर आप सेविंग डिपॉजिट को लेना चाहो तो क्या लिक्विड है, तुरंत कैश मिल जाएगा आपको? हाँ, तो यहां पे एक चीज कंसीडर करना, अगर डिमांड डिपॉजिट यानी हम क्या कहते हैं, अगर आपने अपना पैसा किस में रखा है, सेविंग अकाउंट या तो फिर करंट अकाउंट में रखा है, तो वो ज्यादा लिक्विड है। किससे ज्यादा लिक्विड है? आपने जो पैसा पोस्ट ऑफिस में रखा है उससे ज्यादा लिक्विड है। दूसरा, अगर मान लो आपने एफडी करवाया है जिसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट, तो वो कम लिक्विड है, ज्यादा लिक्विड माना जाता है पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट। मतलब आपके पास सेविंग डिपॉजिट आपने पोस्ट ऑफिस में करवाया है तो पोस्ट ऑफिस से आप तुरंत पैसा उठा लोगे, जबकि बैंक के अंदर जो टाइम डिपॉजिट होता है ना उसमें दिक्कत होती है उसको तुड़वाने में। बोलो क्लियर हुआ? हाँ, अगर तुड़वा देते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम मिलेगा, आपका ही लॉस है किसके अंदर? टाइम डिपॉजिट के अंदर, जबकि सेविंग डिपॉजिट में इतना कुछ लॉस नहीं होता। क्लियर? ये था M2 अप्रोच, यानी इसमें हम लोग बैंक के M1 के साथ साथ जो सेविंग अकाउंट है, यानी जो पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हो वो भी कंसीडर होता है। नेक्स्ट M3 की बात करें तो ये भी ब्रॉड मनी है।
M3 का कंसेप्ट भी ना ब्रॉड कंसेप्ट है मनी सप्लाई के अंदर, बिकॉज उसमें N1 तो होता ही है, साथ साथ में जो भी टाइम डिपॉजिट है बैंक के साथ वो भी कंसीडर किया जाता है। टाइम डिपॉजिट यानी क्या, जो आपने फिक्स पीरियड के लिए बैंक में पैसा रखा है वो। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द कमिटी, एक कमिटी के ओपिनियन के हिसाब से जो एक्सपेंडिचर जो लोग करते हैं वो डिपेंड करता है कि उनके पास अभी कितना पैसा है उस पे नहीं, बल्कि वो डिपेंड करता है कि उनके पास कितना सब्स्टिट्यूट और नियर मनी पड़ा है। यानी मान लो आपके पास अभी पैसा पड़ा है, ठीक है, वो तो कंसीडर होता ही है, बट उसके साथ साथ वो भी कंसीडर होता है जो आपने अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है। आप फ्यूचर के लिए बचा के रखोगे तो उसको सब्स्टिट्यूट मनी और नियर मनी कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन पैसों को अभी यूज नहीं करोगे आप, ठीक है। तो यहां पे वही दिया है कि कौन से एसेट्स नियर मनी की तरह फंक्शन करते हैं। तो एक, आपने अगर पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग डिपॉजिट रखा है वो, और आपने फिक्स्ड डिपॉजिट रखा है बैंक के पास, वो दोनों चीज कंसीडर होगी, और उसको ही हम लोग टाइम डिपॉजिट विद द बैंक कहेंगे, क्योंकि इसमें एफडी का नाम आया है, फिक्स्ड डिपॉजिट का नाम आया है। इंडिया के अंदर जो पैसा है लोगों के पास सेविंग डिपॉजिट में, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में उन्होंने सेव करके रखा है और जो भी पैसा उन्होंने बैंक में रखा है, उन दोनों, ये दोनों चीज ना हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग पैसा यहां से विड्रॉ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक, मतलब हम जैसे ही चेक देंगे तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो है कस्टमर का वो बैंक के पास होता है, उसकी लिक्विडिटी दो तरह से होती है। मतलब अगर मान लो आप चाहते हो, आपने जो पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला है अगर आपको चाहिए, तो दो तरह से उसकी लिक्विडिटी होती है। एक, अ कस्टमर कैन बोरो मनी, कोई भी कस्टमर पैसा ले सकता है, मतलब लोन ले सकता है। अगर मान लो आपकी एफडी है तो आप एफडी के सामने लोन ले सकते हो, ठीक है। मतलब इन डिपॉजिट के सामने आपको पैसा चाहिए तो आप सीधा लोन ले लो, या तो फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि उन डिपॉजिट को तुड़वा दो। अब आप जब एफडी को तुड़वाओगे तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, मतलब आपको जो प्री मैच्योर विड्रॉल करने पे पहले जो इंटरेस्ट मिलने वाला था उससे अब बहुत ज्यादा कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो जिससे आपका क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो ये था M3 अप्रोच, जिसके अंदर M1 के साथ साथ टाइम डिपॉजिट की बात की गई थी कि अगर आरबीआई बहुत सी बार पता लगाना है कि मनी सप्लाई कितना है तो M1 तो देखती है, साथ साथ में बैंक के पास कितना एफडी के फॉर्म में पैसा पड़ा है वो भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें M4 अप्रोच की, तो M4 अप्रोच में क्या है, तो M4 अप्रोच के अंदर वो सारे मेजर्स है M3 के जो सिर्फ और सिर्फ M3 के अंदर नहीं है, बट ऑल्सो द डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहां पे M3 की तो सारी चीजें है ही, मतलब बैंक का भी तो टाइम डिपॉजिट आ गया, साथ साथ में पोस्ट ऑफिस के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है टोटल डिपॉजिट, वो सारी चीजें कंसीडर की जाती है। बट ध्यान रखना इसके अंदर एक चीज को एक्सक्लूड किया जाता है, और वो क्या है, एनएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसको आरबीआई कंसीडर नहीं करती किसके अंदर, M3 अप्रोच के अंदर, M4 अप्रोच के अंदर। बोलो क्लियर हो गया? कौन सा, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को M4 अप्रोच में कंसीडर नहीं किया जाता। उसके अलावा कोई भी तरह का डिपॉजिट अगर पोस्ट ऑफिस के पास है वो कंसीडर होगा, साथ साथ में M3 भी कंसीडर होगा। M3 तो आपको पता ही है, M3 के अंदर M1 भी है, मतलब M1 भी है, M3 भी है, और साथ साथ में पोस्ट ऑफिस का सारा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो देखो यहाँ पे यही दिया है, M3 इक्वल्स टू M1 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। M3 का मतलब क्या होता है, M1 प्लस टोटल डिपॉजिट जो भी पोस्ट ऑफिस के पास है, और M4 मतलब क्या कि M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जितना पैसा है वो सारा, सिवाय एनएससी के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के हिसाब के, उसके बिना के सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। बोलो क्लियर हो गया? आगे बात करें तो जो वर्किंग ग्रुप है आरबीआई का, उन्होंने इन कंसेप्ट को और ज्यादा इंप्रूव किया है और उन्होंने नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। उन कंसेप्ट का नाम है L1, L2, L3, जो लिक्विडिटी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ये सारे M1, M2, M3, M4 किसके लिए थे, मनी सप्लाई के लिए, जबकि लिक्विडिटी पर्पस के लिए L1, L2, L3। देखो मनी सप्लाई है इसलिए इनका नाम M से है, और लिक्विडिटी पर्पस है इसलिए इनका नाम L1, L2, L3 है। अब बता देता हूं इसमें क्या क्या होता है लिक्विडिटी में। तो जो न्यू लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स इश्यू किए हैं आरबीआई ने, तो L1 के अंदर उन्होंने बताया है M3 प्लस सारा डिपॉजिट जो भी सेविंग अकाउंट के अंदर, मतलब पोस्ट ऑफिस के पास जितना भी सेविंग्स पड़ा है वो सारा, साथ साथ में एनएससी भी इन लोग ने L1 के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। फिर L2 की बात करें तो L2 में L1 भी है प्लस टाइम डिपॉजिट भी है, सॉरी टर्म डिपॉजिट भी है इंस्टीट्यूट के,
जो भी इंस्टीट्यूट के पास है, एज वेल एज टर्म बोरोइंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड। यानी जितनी भी कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबका पैसा इसमें कंसीडर किया जाएगा। बैंक के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करें L3 के अंदर, तो उसमें L2 प्लस ऑल पब्लिक डिपॉजिट ऑफ द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड। यानी जितने भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, हम इसको NBFC कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो उन सबका पैसा भी इसमें इन्वॉल्व होता है लिक्विडिटी के अंदर। तो उनको पता चलती है कि हमारी कंट्री में लिक्विडिटी है कितनी। तो इस तरह से हमने यहां पे टोटल 4 अप्रोच देखे आरबीआई के, जो किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, मनी सप्लाई को पता लगाने के लिए कि कंट्री में पैसों का सप्लाई है कितना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज हमारी चैनल आपको एंड सेम यानी कि सेम 6 तक हेल्पफुल रहेगी। तो उम्मीद करता हूं ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।